नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है, जहां माफिया अतीक अशरफ हत्याकांड का मामला सामने आया, जहां पर तीनों शूटर्स की सीजीएम कोर्ट में पेशी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर सीजीएम कोर्ट में शूटर्स की कस्टडी रिमांड पे ली गई है। और आपको बताते चले कि इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर शूटर लवलेश, सनी और अरुण की कस्टडी रिमांड पर मंजूर दे दिया है। रिमांड में तीनों शूटर से पुलिस पूछताछ भी कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां प्रयागराज से आ रही है, जहां पर माफिया अतीक अशरफ हत्याकांड का ये मामला है, जहां पर तीनों शूटर्स की सीजीएम कोर्ट में आज पेशी हुई है, जहां पर सीजीएम कोर्ट में शूटर्स की कस्टडी रिमांड पर मंजूर भी कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर प्रयागराज से ये आ रही है, जहां पर शूटर लवलेश, सनी और अरुण की कस्टडी रिमांड को मंजूर कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर रिमांड में तीनों शूटर्स को आज पेशी की गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। सेम सेक्स मैरिज को कानून मान्यता देने की मांग करने वाली 15 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी, जहां पर केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में नया एफिडेविट दाखिल किया है। अदालत से कहा गया कि इस मामले में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को भी पार्टी बनाया जाए, और केंद्र ने सभी राज्यों से कहा है कि इस पूरे मुद्दे पर 10 दिन के भीतर अपना नजरिया भी रखे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र और याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीलें दी गई हैं। केंद्र ने दरअसल कहा है कि इस मामले पर सुनवाई ही नहीं की जाए। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सेम सेक्स मैरिज को भी कानूनी मान्यता मिले, यह उनका हक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनवाई की कवायद आने वाली पीढ़ियों के लिए हो रही है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार का पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि सेम सेक्स मैरिज के पक्ष में लगाई गई याचिकाओं की पैरवी मुकुल रोहतगी ने की है। वहीं मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एस.के. कौल, जस्टिस एस. रविंद्र भट्ट, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस हिमा कौली की 5 जजों की संवैधानिक बेंच बैठाई गई थी। तो आपको बताते चले कि सेम सेक्स मैरिज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल भी सुनवाई हुई थी, और साथ ही साथ आपको बताते चले कि इस पे आज भी सुनवाई की गई है। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होने वाली है। वहीं केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में नया एफिडेविट दाखिल किया था। वहीं अदालत ने कहा कि इस मामले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी पार्टी बनाया जाए। केंद्र ने सभी राज्यों से कहा है कि इस मुद्दे पर 10 दिन के भीतर अपना नजरिया भी रखे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र और याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीलें भी दी हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले पर सुनवाई ही ना की जाए, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सेम सेक्स मैरिज को भी कानून मान्यता मिले, यह उनका हक है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनवाई की कवायद आने वाली पीढ़ियों के लिए हो रही है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी न्यूज रूम से रवि राजपूत जी जुड़ चुके हैं। रवि, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से 15 ये याचिकाएं पर आज सुनवाई होने वाली थी और कल भी सुनवाई हुई थी, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल ज्योति, सवाल ये है कि ये जो कानून है, समलैंगिकता कानून बनाने के लिए, फिलहाल हम आपको एक चीज अहम जानकारी साझा कर दें कि इसको लेकर प्रयागराज और तमाम जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और हाई कोर्ट है, वहां पे इसके लिए कई याचिकाएं, तो कुल मिलाकर 20 याचिकाएं इसके पहले डाली जा चुकी हैं। और उनकी ये मांग थी, वो लगातार शासन और प्रशासन से ये मांग कर रहे थे, कोर्ट से इस चीज को लेकर गुहार लगा रहे थे कि इस पर कोर्ट सुनवाई करे और फैसला सुनाए। फिलहाल जब इस पर कोर्ट ने अमल किया, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई चंद्रचूड़ ने जब इस पर अमल करते हुए उन्होंने कहा कि इस सारे मामलों को सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए, जिस पर 4 से 5 जज बैठेंगे और इस केस की सुनवाई करेंगे। फिलहाल कल इस चीज को लेकर सुनवाई हो रही थी, और सुनवाई में जिसमें केंद्र की तरफ से भी एक वकील किए गए थे, बाकी 4 से 5 उनके पक्षकार थे और कुल मिलाकर पैरोकार थे। लेकिन सवाल ये है ज्योति कि इस पर केंद्र सरकार ने भी दखल दिया है।
केंद्र सरकार का सीधा ये कहना है कि हम इस मामले पर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है। शादी विवाह का मामला यानी कुल मिलाकर सदन डिसाइड करता है, विधायिका डिसाइड करती है, और ये केंद्र का मामला है, इसमें कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। वहीं सीजेआई चंद्रचूड़ जी ने भी इस चीज को लेकर केंद्र को फटकार लगाई थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहेगी तो सुनवाई कर सकती है। जो पीड़ित लोग गुहार लगा रहे हैं इतनों दिनों से, अगर इस पर सरकार नहीं सुन रही है तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है। वहीं आगे हम आपको बताएं ज्योति, कुल मिलाकर कल इसमें कोर्ट में गर्मा गर्म बहस हुई, और जिसके बाद लास्ट में जो निर्णय निकल के आया ये हुआ कि इस पर अभी जो भी कार्रवाई आज के लिए टाल दी गई थी कि केंद्र इस पर अपना पक्ष रखे। वहीं जो आज केंद्र ने अपना पक्ष रखा है, केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि हम सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, जो वहां के उनकी लॉ एंड व्यवस्था है, हम उससे आगे पूरी तरीके से जानकारी लेंगे, पूरी तरीके से पूछताछ करेंगे, उसके बाद हम कोर्ट को पूरी तरीके से जानकारी देंगे। फिलहाल अभी ये विचाराधीन है कि आगे इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा या केंद्र सरकार सुनवाई करेगी, विधायिका इस पर निर्णय लेगा। लेकिन एक अहम चीज बता देते हैं ज्योति कि इस मामले को लेकर जो पीड़ित लोग हैं, यानी कि जो समलैंगिक विवाह के लिए पैरोकार हैं, कुल मिलाकर जो पीड़ित लोग हैं, उनका सीधा सीधा यही कहना है कि जैसे सामान्य पुरुष और महिला की शादी की मंजूरी दी जाती है, वैसे हमें मंजूरी दी जाए। लेकिन कोर्ट में जो दलीलें दी गई उसमें भी ये कहा गया, पूरी तरीके से ये कहा गया कि मान लीजिए कि इनको हम मान्यता दे देते हैं, मान लीजिए कि दो पुरुष हैं, उन आपस में शादी कर लेते हैं, क्या वो बच्चा पैदा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वो क्या करेंगे? बच्चे को अडॉप्ट करेंगे। कल वो मान लीजिए कि चले जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, कोई दिक्कतें आ जाती है, उस बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा? तमाम ऐसे दलीलें कोर्ट में दी गई हैं ज्योति। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या आने वाले कल में इसको लेकर सरकार इस पर निगरानी करेगी, सरकार इस पर निर्णय लेगी, या फिर कोर्ट इस पर निर्णय लेगा? एक और महत्वपूर्ण बात बता दें ज्योति, इस मामले को लेकर लगातार राजनीतिक जो लोग हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनकी भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग हैं, मुस्लिम धर्म गुरुओं के लोगों का कहना है कि ये इस मामले पर ना कोर्ट सुनवाई करे ना विधायिका, पूरी तरीके से उनका कहना है कि ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है, यानी समलैंगिक लोग ये हैं जो हैं, इनकी शादी की इजाजत ना दी जाए। ये धर्म है, हमारा धर्म और हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, इसकी इजाजत नहीं दी जाती। अलग अलग तरीके से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म के लोग और उनके धर्म गुरु जो हैं, इस पर दलीलें दी जा रही हैं। फिलहाल ये अभी ज्योति स्पष्ट नहीं है कि इस पर कोर्ट निर्णय लेगा, सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा, या केंद्र सरकार निर्णय लेगी। ज्योति जी, रवि बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि सेम सेक्स मैरिज को लेकर कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली 15 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होने वाली थी, और बताते चले कि केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में नया एफिडेविट भी दाखिल किया है। अदालत ने कहा कि इस मामले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी पार्टी बनाया जाए, और केंद्र में सभी राज्यों से कहा कि इस मुद्दे पर 10 दिन के भीतर अपना नजरिया भी रखे। बढ़ते अगली खबर की ओर। अतीक अशरफ की हत्या के बाद पुलिस के सामने कई अनसुलझी कड़ियां हैं, जिनका पता लगाने के लिए प्रयागराज पुलिस की टीमें मशक्कत कर रही हैं। वहीं वारदात को अंजाम देने वाले तीनों आरोपियों लवलेश, सनी, अरुण का नाम सुंदर भाटी और लॉरेंस जैसे गैंगस्टरों से जुड़ रहा है। साथ ही ये तीनों प्रयागराज पहुंचने से पहले दिल्ली में मिले थे, और लेकिन उनकी ये मुलाकात किसके इशारे पर हुई है, उनके पास अभी तक तुर्की मेड जिगाना पिस्टल कैसे पहुंची है, इन सवालों के जवाब अभी तक पुलिस को नहीं मिल सके हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक एसआईटी तीनों हथियारों को लेकर प्रतापगढ़ जेल से प्रयागराज के लिए रवाना हो चुकी है। बताया ये भी जा रहा है कि जांच के लिए गठित एसआईटी टीम ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर अतीक अशरफ की हत्या के इन दिनों आरोपियों को तलब करने की मांग की है। वहीं आपको बताते चले कि माफिया अतीक और अशरफ का खात्मा महज 40 सेकंड के अंदर हो गया, और प्रयागराज में मेडिकल के लिए कॉलिविन अस्पताल ले जाते वक्त सनी, लवलेश और अरुण नाम के 3 आरोपियों ने गोलियां बरसाकर अतीक अशरफ की हत्या कर दी। वहीं शूटआउट की जिस वारदात ने यूपी समेत पूरे देश को दहला दिया, उसकी अनसुलझी कड़ियों ने पुलिस को
उलझने भी बढ़ा दी हैं और अब तक तफ्तीश में इतना तो साफ है कि अतीक और अशरफ की जान लेने वाले आरोपी लवलेश तिवारी, मोहित उर्फ सन्नी और अरुण मौर्य शुरू से ही क्रिमिनल बैकग्राउंड से हैं। लेकिन इस वारदात को अंजाम देने के लिए तीनों का एक दूसरे से मिलना और इस साजिश के सरे तक पहुंचाना पुलिस के लिए पहली बना हुआ है और इसके अलावा वारदात को अंजाम देने का तरीका भी हैरान करने वाला है। यही वजह है कि पुलिस को शक है कि वारदात सिर्फ इन तीनों के दिमाग की उपज नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश जरूर है। तो वहीं स्पाइस जेट प्लेन की सुबह और एयर इंडिया के प्लेन की मंगलवार शाम को दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। स्पाइस जेट की दिल्ली श्रीनगर फ्लाइट के पायलट को विमान के कॉकपिट में एएफटी कार्गो फायर लाइट जलने की फॉल्स वार्निंग मिली थी। इसके बाद विमान को बीच रास्ते में वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। विमान में 140 लोग सवार थे और सभी यात्री सुरक्षित हैं। वही शाम को एयर इंडिया की पुणे दिल्ली फ्लाइट की दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। पायलट को प्लेन की विंडशील्ड में दरार दिखी थी और एयरलाइन कंपनी के प्रवक्ता के मुताबिक श्रीनगर पहुंचने से पहले कॉकपिट में एएफटी कार्गो फायर लाइट जली है, जिसके बाद उसे फौरन दिल्ली लाने का फैसला किया गया। हालांकि पायलट ने जब इसे चेक किया तो लाइट खुद बुझ गई है। बाद में फ्लाइट को सुरक्षित लैंड कराया गया है और एयरक्राफ्ट को पार्क कर दिया गया है। तो आपको बताते चले कि 2 फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। दरअसल स्पाइस जेट लैंड की सुबह और एयर इंडिया के प्लेन की मंगलवार शाम को दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। स्पाइस जेट की दिल्ली श्रीनगर फ्लाइट के पायलट को विमान में कॉकपिट में एएफटी कार्गो फायर लाइट जलने की फॉल्स वार्निंग मिली थी। इसके बाद विमान को बीच रास्ते से वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करवाया गया। वहीं विमान में 140 लोग सवार थे, सभी यात्री सुरक्षित हैं। और वहीं शाम को एयर इंडिया की पुणे दिल्ली फ्लाइट की दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। पायलट को प्लेन की विंडशील्ड में दरार दिखी थी और एयरलाइन कंपनी के प्रवक्ता के मुताबिक श्रीनगर पहुंचने से पहले ही कॉकपिट में एएफटी कार्गो फायर लाइट जली थी, जिसके बाद उसे फौरन दिल्ली लाने का फैसला किया गया है। हालांकि पायलट ने जब इसे चेक किया तो लाइट खुद बुझ गई। वहीं आपको बताते चले कि बाद में फ्लाइट को सुरक्षित लैंड कराया गया है और एयरक्राफ्ट को पार्क करा दिया गया है। तृणमूल कांग्रेस के नेता मुकुल रॉय ने फिर से बीजेपी में जाने की घोषणा की है। उन्होंने दिल्ली में मीडिया से कहा कि वह यहां गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। उन्होंने अपने बेटे के उस बयान को भी गलत बताया कि उनका पता नहीं चल रहा कि रॉय ने कहा, मैं अपनी मर्जी से दिल्ली आया हूं और बीजेपी ने यहां मेरे लिए सारी व्यवस्था की है। मुकुल रॉय ने कहा, अब भी बीजेपी विधायक हूं और पार्टी के साथ ही रहना चाहता हूं। मुकुल रॉय का फिर से बीजेपी में शामिल होने का फैसला तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव से पहले रॉयल बंगाल में बीजेपी के बड़े नेताओं में थे और विधायक भी बने थे, लेकिन पार्टी के सत्ता में ना आ पाने के बाद वह तृणमूल में शामिल हो गए थे। वहीं मुकुल रॉय के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बारे में पूछे जाने पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पार्टी को ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि हम ऐसे लोगों में कोई भी दिलचस्पी नहीं रखते हैं। तो आपको बताते चले कि मुकुल रॉय बीजेपी में जाने की घोषणा में उन्होंने कहा कि मैं अब भी बीजेपी विधायक हूं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि उस बयान को भी उन्होंने गलत बताया कि उनका पता नहीं चल रहा कि रॉय ने कहा कि मैं अपनी मर्जी से दिल्ली आया हूं और बीजेपी में यहां मेरे लिए सारी व्यवस्था की है। मुकुल रॉय ने कहा कि अब भी बीजेपी विधायक हूं और पार्टी के साथ ही रहना चाहता हूं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं फिर से बीजेपी में शामिल होने का फैसला तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव से पहले रॉयल बंगाल में बीजेपी के बड़े नेताओं में थे और विधायक भी बने थे, लेकिन पार्टी के सत्ता में न आ पाने के बाद वह तृणमूल में शामिल हो गए। वहीं मुकुल रॉय के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बारे में पूछे जाने पर पश्चिम बंगाल
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पार्टी को ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों में हम दिलचस्पी भी नहीं रखते। दिल्ली समेत उत्तर भारत में आज गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने बुधवार और गुरुवार को हल्की बारिश का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का असर 19 और 20 अप्रैल को दिखेगा। इन दिनों में विभाग ने हल्की बारिश की संभावना जताई है और इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। बुधवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। वहीं तापमान में भी 38 डिग्री तक पहुंचेगा और विभाग के मुताबिक अगले दिन